आज का पाठ है हमारा जूझ और इसके लेखक हैं आनंद यादव जी। यहाँ पर इस चैप्टर की हम समरी पढ़ेंगे जिससे कि कम समय में ही आपको ये चैप्टर जो है अच्छी तरीके से समझ में आ सके, आप अपने एग्ज़ाम के लिए एक रिवीजन ले सकें और साथ ही अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो एक आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ पर कि चैप्टर में क्या डिस्कस किया गया है। और इस चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पर आपको मिल जाएगी और उसके साथ ही साथ आपको क्वेश्चन आंसर्स वीडियोस भी मिल जाएंगी जिससे कि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक अच्छा कंटेंट एक ही जगह पर पा जाएंगे। तो प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर विजिट करें और इसी के साथ शुरू करते हैं। यहाँ पर हम समरी को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। लेखक ने इस पाठ के अंतर्गत हमें बताने की जो कोशिश की है कि किस तरीके से एक बच्चा जो है पढ़ाई के लिए कोशिशें करता फिर रहा है, परिवार में वो माहौल नहीं है और वो कोशिशें कैसे हो रही हैं यहाँ पर वही लेखक बताएंगे। तो पाठ शुरू होता है इस बात को बताता हुआ कि आनंदा और उसका परिवार, आनंदा कौन है और उसका परिवार कौन है, क्या है, कैसे है और कैसे आनंदा के जीवन में उनका प्रभाव है। आनंदा के परिवार में उसके दादा हैं जो कि पिता हैं और माँ है। आनंदा अपने पढ़ने की बात अपने दादा से नहीं कर पाता था। आनंदा जो है अपने पिता से डरता है, पिता यानी जिसको दादा बोला जा रहा है यहाँ पर, और वो अपने पिता से पढ़ने की बात नहीं कर पाता क्योंकि उनके रूल रेगुलेशंस कुछ उसके खिलाफ हैं और माता जो है साथ देना चाहती हैं और इसी तरीके से पाठ आगे बढ़ता है। तो आनंदा जो है अपने दादा से ये बात नहीं कर पाता कि उसे पढ़ाई करनी है क्योंकि उसके पिता अच्छे आचरण वाले ना होने के साथ साथ अत्यधिक गुस्से वाले भी थे। तो अच्छा आचरण भी नहीं था उनका, यानी अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति नहीं थे। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं हमसे जो बड़े हैं, हमारे घर में हमारे माता पिता या फिर दादा दादी, नाना नानी, हम इनसे उम्मीद करते हैं ये हमारे बड़े हैं, इनके आचरण भी अच्छे होने ही चाहिए क्योंकि हमको उन्हीं से ही सीखना है। यहाँ पे आनंदा के जो पिता है वो बताया जा रहा है कि उनका आचरण अच्छा नहीं है और साथ ही बहुत गुस्सैल भी हैं वो। दादा सारा दिन गांव भर में घूमते रहते और रखमाबाई के कोठे पर भी जाते थे और उनके इस अच्छे आचरण के ना होने के पीछे का कारण जो है वो यही है कि वो सारा दिन गांवों में घूमा करते हैं और रखमाबाई के कोठे पर भी वो जाते हैं। वे घर गृहस्थी के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाते थे और खेत का सारा काम भी आनंदा से ही कराते थे और वो आनंदा से उम्मीद करते थे अपने बेटे से कि वो सारा काम करे, खेती बाड़ी का सारा काम वो देखता था और वो स्वयं जो है गांव भर में घूमा करते और रखमाबाई के कोठे पर भी जाया करते थे। यही कारण था कि वे आनंदा को पाठशाला नहीं भेजना चाहते थे। तो क्योंकि उनके ऐशो आराम में कमी आ जाएगी और जो उनके जीवन की जो ऐश है वो रुक जाएगी, इस वजह से वो अपने बेटे को उस काम पर लगा रखा है जिससे कि वो पाठशाला ना जा सके, वो एक अच्छी शिक्षा ग्रहण ना कर सके जिससे कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके और वो भी विकास कर पाए। तो यही चीज़ें जो है अटकाव बनती है उसकी शिक्षा में। दूसरी तरफ आनंदा की माँ चाहती थी कि उसका बेटा जो है 7वीं कक्षा तक अवश्य पढ़े। माँ जो है अपने हिसाब से ये सोचती है कि कम से कम उसका बेटा जो है वो 7th क्लास तक तो जरूर ही पढ़ ले, लेकिन दादा के आगे उसकी एक ना चलती थी। और वहीं पर जो आनंदा की माँ है उसके पिता के आगे उसकी बिल्कुल नहीं चल पाती थी। आनंदा और उसकी माँ ने दत्ताजी राव के पास जाने की सोची। अंततः माँ और बेटे ने इस पर विचार किया और जो उनसे बन सकता था, जो वो अपनी हिम्मत से कर सकते थे, वो पूरी कोशिश यहाँ करते हुए नजर आते हैं। अब जब घर में माहौल ठीक नहीं हो पा रहा है, इसके मामले में विचार जो है नहीं सही हो पा रहे हैं, तो आनंदा और उसकी माँ ने ये डिसीजन लिया कि वो दत्ताजी राव के पास जाएंगे क्योंकि वे ही पाठशाला जाने के लिए दादा को समझाकर खुश कर सकते थे। अब दत्ताजी राव कौन है, उनका व्यक्तित्व क्या बताया गया इस पाठ में, और उनका जो न्यायोचित व्यवहार है, न्यायोचित मतलब जो न्याय को एक्सप्लेन कर सके, न्याय को सही तरीके से रख सके सामने, तो दत्ताजी राव जो है उस न्याय को दिलाने में इस पाठ में नजर आते हैं। तो कैसे दिखते हैं वो? दत्ताजी राव देसाई गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। तो दत्ताजी राव कौन है? वो देसाई गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, यानी उनका काफी वहां पर उनकी चलती है, एक प्रभाव है उनका, लोग उनकी बात सुनते भी हैं, मानते भी हैं। उन्होंने आनंदा और उसकी माँ
की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनकर कहा। अब जब आनंदा और उसकी माँ दत्ताजी राव के पास आते हैं और उनको अपनी सारी समस्या सुना देते हैं। दत्ताजी राव जो है उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते भी हैं। फिर आगे कहते हैं कि आगे वो क्या करते हैं ये भी बताया जाता है कि दादा को मेरे पास भेजना। दत्ता राव जी ने आनंदा की और उसकी माँ की सारी बातें समस्याएं सुनी। फिर उसके बाद उन दोनों को ये कह के भेज दिया कि अपने दादा को मेरे पास भेज देना। राव साहब भी चाहते थे कि आनंदा जो है पढ़ लिख कर एक शिक्षित व्यक्ति बने, और दत्ता जी राव भी चाहते थे कि आनंदा जो है पढ़ लिख कर एक अच्छा और शिक्षित व्यक्ति बन जाए। वे जानते थे कि वर्तमान युग में पढ़ाई का कितना अधिक महत्व है। उनको पता था कि अब खेती बाड़ी में कुछ भी नहीं रह गया है और इससे व्यक्ति का वो विकास नहीं हो सकता जो आज का ज़माना जो है, वर्तमान जो है, जिसकी डिमांड करता है। जब दादा उनके पास आए तो उन्होंने उसे बहुत धमकाया और कहा कि तेरी ओर से पाठशाला भेजने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। यदि वह पढ़ा सकने में असमर्थ है तो वे स्वयं ही आनंदा को पाठशाला भेज देंगे। दत्ता जी का व्यवहार आधुनिक युग के अनुसार बहुत ही उत्तम श्रेणी का है। और इस तरीके से जब आनंदा के दादा जो है दत्ता जी राव के पास जाते हैं, दत्ता जी राव उनको बहुत धमकाते हैं। कहते हैं अगर तेरी वजह से अगर उसकी पढ़ाई में किसी भी तरीके की रोक लगती है तो वो अपनी तरफ से ही उसको आनंदा को पाठशाला भेज देंगे। वो किसी की नहीं सुनेंगे और इस तरीके की बातों में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। और इस तरीके से धमका कर और फाइनल डिसीजन यही देते हैं कि आनंदा को उसे पाठशाला जाने देना ही होगा। और इस तरीके से आधुनिक विचारों वाले दत्ता जी राव यहाँ पर अपने व्यक्तित्व के साथ दिखते हैं इस पाठ में, और आनंदा की मदद करते हुए भी नजर आते हैं। आगे पाठ में क्या बताया है कि आनंदा और उसका पाठशाला संबंधी अनुभव। अब आनंदा को इजाज़त मिल जाती है, माहौल तैयार कर लिया गया है। आनंदा बहुत मेहनत कर रहा है, स्कूल जाने के लिए इजाज़त तो मिल गई, स्कूल जाता है, फिर उसके बाद खेती बाड़ी के काम भी करता है। उससे उसको उसका पीछा नहीं छूटा है। लेकिन पाठशाला में उसके कैसे अनुभव रहे, अब ये देखने वाली बात है। आनंदा जब पहले दिन पाठशाला गया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे 5वीं कक्षा में ही दोबारा जाकर बैठना पड़ा, क्योंकि उसने पहले ये कक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। तो पहले उसने 5वीं कक्षा जो है पास नहीं की थी, इसलिए अब उसे दोबारा 5वीं कक्षा में एडमिशन लेकर वापस उसको उस क्लास को पढ़ना पड़ रहा है। चौहान नामक एक लड़के ने उसकी मटमैली धोती और गमछे को लेकर मजाक उड़ाया। अब क्लासमेट है, आनंदा जब क्लास में गया पढ़ने के लिए, गरीब बच्चा है, पढ़ने के लिए किसी तरीके से घर वालों को तैयार करके तब स्कूल पढ़ने आया है। क्लासमेट जो है उसकी मटमैली धोती और उसके गमछे को लेकर मजाक उड़ाने लगे। अब जिसके कारण आनंदा का मन बहुत दुखी हो गया। पहले दिन उसने सोचा कि वह पाठशाला नहीं जाएगा, किंतु फिर उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह पाठशाला अवश्य जाएगा, क्योंकि वह बचपन से ही मुश्किलों का सामना करता आया है। तो ऐसा माहौल पहली बात तो आनंदा ने फेस किया। वहाँ पर गए तो क्लासमेट ने बहुत छेड़ा, और ये कॉम्प्लेक्स फील कराने वाली बात है कि दूसरा बच्चा उसकी मटमैली धोती और गमछे को देखकर उसकी हंसी उड़ाए, उसका मजाक उड़ाए, और वो किस तरीके से दिमागी मानसिक रूप से किसी भी बच्चे को दुखी कर सकता है, परेशान कर सकता है। और वही हुआ आनंदा के साथ भी। उसके मन में एक बार आने लगा कि वो अब पाठशाला नहीं जाएगा, इतनी अगर बेइज्जती होनी है तो बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि उसने इतनी मुश्किलों का सामना किया और उसके लिए वो सिर्फ पाठशाला छोड़ दे तो ये ठीक नहीं रहेगा, और वो जाएगा जरूर, चाहे जितनी भी मुश्किलों का उसे सामना करना पड़े। वसंत पाटिल नाम का एक बहुत ही होशियार लड़का आनंदा का मित्र बन गया। अब कक्षा में वसंत पाटिल नाम का एक लड़का था, वो बहुत ही होशियार था और वो अब आनंदा का मित्र बन चुका है। आनंदा वसंत को देखकर पढ़ाई में भी मन लगाने लगा और अखबारी कागज के कवर भी अपनी किताबों पर चढ़ाने लगा। अब उसे भी कक्षा में शाबाशी मिलने लगी, उसे पाठशाला जाने में अब आनंद आने लगा। और धीरे धीरे कक्षा में पहले तो क्लासमेट ने उसकी हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया, बहुत परेशान भी हुआ, लेकिन आगे चल के एक बहुत ही होशियार लड़के से उसकी दोस्ती होगी जिसका नाम वसंत पाटिल है, और वो उसके साथ रहकर वो जो करता उसे फॉलो करता, और जिसकी वजह से अब क्लास में उसे भी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आने लगी, वो भी अच्छा परफॉर्म करने लगा, उसे शाबाशी मिलने लगी, और अब आनंदा का मन जो है स्कूल जाने में लगने लगा है। पाठ में आगे बताते हैं, आगे बढ़ते हुए, कि आनंदा पर सौंदलगेकर जी का प्रभाव कैसे पड़ता है, क्या होता है आगे। श्री सौंदलगेकर जी मराठी अध्यापक थे। तो यहाँ पर मराठी अध्यापक से उनका यहाँ पर रूबरू होते हैं, पहचान होती है। वे कक्षा में कविता बहुत ही आनंद के साथ गाकर पढ़ाते थे। अब मराठी अध्यापक जो है वो कविता पढ़ाते थे, बहुत आनंद लेकर पढ़ाते थे और गाकर पढ़ाते थे। सुनने वाले भी मुग्ध हो जाते थे। उनके पास सुरीला गला था,
छंद की बढ़िया चाल और रसिकता भी थी। यानी कविता को पढ़ने के लिए जो भी गुण होने चाहिए वो सब उनमें थे। आनंदा को उनकी कविता इतनी अच्छी लगती कि जब वे पाठशाला के बाद खेत में काम करने जाता तो हर समय उन्हें गुनगुनाता रहता था। अब स्कूल से आने के बाद आनंदा जो है अपने खेतों के काम पर भी ध्यान देता था। अब मराठी अध्यापक की सुनी कविताओं को वो इतना पसंद करने लगा कि वो खेतों में भी उन्हीं को गुनगुनाते हुए काम करने लगा, जिसके कारण कविता में उसकी रुचि जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सौंदलगेकर जी भी अब उसे विशेष रूप से सिखाने लगे और वे आनंदा की प्रशंसा भी करने लगे। श्री सौंदलगेकर जी से ही प्रेरणा लेकर अब आनंदा स्वयं भी कविता रचने लगा। अब मराठी अध्यापक की सहायता से आनंदा जो है वो भी कविताएं लिखने लगा है और उसे अपने गुरुजी को दिखाता था, जिससे कविता में जो कमी हो वह उन्हें ठीक कर सके। इसी कारण आनंदा श्री सौंदलगेकर जी के बहुत निकट आ गया था और इस तरीके से मराठी अध्यापक जो कि बहुत ही अच्छी कविता पढ़ते भी थे और बहुत अच्छी तरीके से गुनगुनाकर रसिकता से और अच्छा कंठ के साथ जो है मुग्ध हो जाता कोई भी व्यक्ति उनकी इस कविता को सुनकर, इस तरीके से पढ़ाने वाले व्यक्ति थे, अध्यापक थे। और उनके प्रभाव में आकर आनंदा भी जो है गुनगुनाते हुए खेतों में काम करने लगा। कविताओं में उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया और इस तरीके से वो कविताएं जो है अपने अध्यापक की मदद से लिखने भी लगा और अध्यापक ने उसकी बहुत मदद की और इसकी वजह से वो आगे जाकर अपने मराठी अध्यापक के बहुत निकट भी आ गया। आगे पाठ में बताया जाता है आनंदा और उसकी लगन। अब आनंदा और जो उसकी मेहनत है वो कैसे रंग लाती है या किस तरीके की मेहनत करता है। आनंदा को कविता लिखने की ऐसी लगन लगी कि जब उसके पास कागज पेंसिल ना होती तो वह लकड़ी के छोटे टुकड़ों से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता था। यानी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट, वो हर वक्त उसका दिमाग जो है उसी में डूबा रहता कि कैसे लयबद्ध पंक्तियां तैयार करने लगे। और इसके लिए अगर उसके पास कागज पेंसिल ना होती तो लकड़ी से भैंस के पीठ पर उससे वो कविताएं लिखने लगा, पत्थर की शिलाओं पर कंकड़ से लिखने लगा। कभी कभी कविता रविवार के दिन लिख लेता तो सोमवार को सबसे पहले अपनी कविता मास्टर जी को दिखाता और यदि वह सोमवार का इंतजार नहीं कर पाता तो रात को ही सौंदलगेकर मास्टर जी के घर जाकर कविता दिखा देता था। इस कारण आनंदा की मराठी भाषा में भी सुधार आया और अब वह अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से समझने भी लगा था। कविता की लगन उसे ऐसी लगी कि अब उसके मन में कोई ना कोई मधुर गीत बजता ही रहता और इस तरीके से कविता जो है रच बस गई उसमें और हर वक्त वो कविताएं रचने में मगन रहने लगा और वो इस तरीके से कविताओं में आनंद लेने लगा और मराठी भाषा का ज्ञान भी उसे गहरा होता चला गया और अलंकार, छंद, लय की जानकारी भी उसे सूक्ष्मता से आने लगी। और इस तरीके से इस पाठ में हम देखते हैं कि जो आनंदा है और आनंदा का जो स्ट्रगल है वो किस तरीके से हुआ। पहले जो उसके पिता है किस तरीके के व्यवहार के व्यक्ति है ये शुरू में ही बता दिया गया। उसके बाद उसकी शिक्षा के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने दत्ताजी राव की मदद ली। किसने? आनंदा और उसकी माँ ने मिलकर। और दत्ताजी राव जी की मदद से उसको स्कूल जाने की इजाज़त मिल गई। स्कूल जाकर वो वहाँ पर बहुत दिन तक एक्सप्लॉइट होता रहा। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बच्चे जब मजाक उड़ा रहे हैं तो जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है उसको भी प्रभाव पड़ता है और उसकी वजह से वो स्कूल छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को समझा लिया और उसके बाद धीरे 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 उसका वसंत पाटिल नाम के एक लड़के से, जो कि बहुत ही होशियार लड़का था, उसके साथ रहकर वो चीज़ें समझने लगा और क्लास में भी उसका मन लगने लगा, अच्छा परफॉर्म करने लगा, शाबाशियाँ मिलने लगी और मराठी अध्यापक के तो वो बहुत ही नज़दीक हो गया क्योंकि उनकी कविताएं सुनकर ही वो कविताओं में इतना इंटरेस्ट लेने लगा कि वो धीरे धीरे कविताएं रचने लगा। और इस तरीके से जूझ पाठ कि कोई व्यक्ति किस तरीके से अपनी सिचुएशन से जूझता है, इसलिए पाठ का नाम जूझ रखा गया है। तो यहाँ पर आनंदा किस तरीके से अपनी हालातों से जूझ रहा है और उससे उबर रहा है, ये बात यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। आई होप कि आपको चैप्टर जो है इसकी समरी वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आपको इस चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर सारे वीडियोस जो है आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी यूज़फुल कंटेंट है और आप इसे एक जगह देख कर जो है अपने एग्जाम के लिए अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें जिससे कि आपको टाइमली